हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आयरन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था कि कैसे आयरन की कमी की वजह से जो हीम है वो कम बनता है एंड दैट विल लीड टू अनीमिया। इस केस में हम लोग क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। क्रोनिक में कोई भी हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई मेलिग्नेंसी या कैंसर है। इन सब में जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस है, कोई र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और मेलिग्नेंसी में लिम्फोमा है, मान लो हॉजकिन लिम्फोमा है। तो इन सब के केसेस में क्रोनिक डिजीज़ या कैंसर के केस में ये अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब क्रोनिक कंडीशंस आती है ना, तब हमारे अंदर कुछ साइटोकाइंस डेवलप होते हैं, कुछ रिलीज होते हैं। तो दैट उनमें से कुछ है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो ये लोगों का काम क्या होता है? ये लोग दो काम करेंगे। एक तो ये स्टिमुलेट करेंगे हेप्साइडिन को, दूसरा ये इनहिबिट करेंगे एरिथ्रोपोइटिन को की प्रोडक्शन को। ऑलराइट, अब हेप्साइडिन की प्रोडक्शन को अगर ये लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसका काम क्या होता है हेप्साइडिन का? तो ये जो फेरोपोटिन है ये इनहिबिट हो जाएगा हेप्साइडिन से। अब फेरोपोटिन का काम था हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन करना, एक तो जीआईटी में जो डिओडिनम है वहाँ के सेल्स में उसकी एब्जॉर्प्शन करना आयरन की। जैसे कि ये सेल है जीआईटी का, तो यहाँ से आयरन को यहाँ तक पहुँचाना, मतलब कि ये है हमारा प्लाज्मा और ये है हमारा सेल, तो यहाँ पे आता है हमारा फेरोपोटिन। यहाँ पे इसको इनहिबिट कर देगा हेप्साइडिन। इनहिबिट कैसे किया था? इसकी इंटरनलाइजेशन कर दी थी। इंटरनलाइजेशन मतलब सेल के अंदर, यहाँ पे पहले मेम्ब्रेन पे था, मेम्ब्रेन से उसको अंदर सेल के अंदर पहुँचा दिया उस ट्रांसपोर्टर को, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। मैक्रोफेजेस में भी उसको बाहर आने के लिए, जैसे कि यहाँ पे उसे फेरोपोटिन की ज़रूरत पड़ती है और वो भी अवेलेबल अब नहीं है, तो फिर जो ये जो आयरन है वो अंदर ज़्यादा स्टोर्ड रहेगा, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो स्टोर्ड रहेगा सेल्स के अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर। तो दैट इज़ उसकी स्टोरेज वाली फॉर्म कौन सी होती है? दैट इज़ फेरिटिन। ओके, तो सीरम के अंदर आयरन नहीं आ पा रहा क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज़ फेरोपोटिन वो नहीं अवेलेबल, लेकिन वो स्टोर्ड ज़्यादा रहेगा, तो दैट इज़ फेरिटिन। और एरिथ्रोपोइटिन की वजह से क्या होगा कि एरिथ्रोपोइसिस कम होगी और आरबीसीज कम बनेंगी, तो फिर अनीमिया उससे ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, अनीमिया आरबीसी की लेस प्रोडक्शन की वजह से। उसके बाद क्या हो रहा है कि आयरन की हमने बोला एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन भी कम हो रही है, इन दोनों की वजह से, एरिथ्रोपोइटिन और हेप्साइडिन की वजह से। ऑलराइट, तो अगर हम लोग लैब फाइंडिंग्स देखें तो सीरम आयरन जो है वो कम है, क्योंकि हमने अभी वो बोला कि सीरम के अंदर नहीं आ पा रहा क्योंकि फेरोपोटिन का अवेलेबिलिटी नहीं है। और फेरिटिन ज़्यादा है, फेरिटिन एक स्टोरेज फॉर्म है, हमने बोला कि वो स्टोर्ड रह रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा सेल से, तो दैट इज़ फेरिटिन ज़्यादा है। अब एक बात हमेशा याद रख लेना कि जो फेरिटिन है ना वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टीआईबीसी से, कि फेरिटिन अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टोर्ड होगा, तो जो लिवर है जो वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है हमें अभी आयरन की, तो फिर वो ट्रांसफेरिन नहीं भेजेगा, ज़्यादा ट्रांसफेरिन की अमाउंट नहीं होगी प्लाज्मा के अंदर, तो इसीलिए टीआईबीसी जो है वो कम होगा। ओके, सो व्हेन फेरिटिन इज मोर टीआईबीसी इज लेस। टीआईबीसी क्या है? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो कि डिपेंड करती है ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देन ट्रांसफेरिन सेचुरेशन वो कम होगी, क्यों? क्योंकि हमारे जो सीरम आयरन है ना वही कम है। अगर आयरन कम है तो वो कम ही बाइंड करेगा ट्रांसफेरिन के साथ, तो ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन विद फ्री आयरन, विद सीरम आयरन इज लेस। फ्री एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है और प्रोटोपोरफायरिन है वो मिलकर ही तो हीम बनाता है, और अगर हम बोलें कि आयरन ही कम है तो प्रोटोपोरफायरिन जो है वो तो फ्री हो गया ना, तो एरिथ्रोसाइट में फ्री प्रोटोपोरफायरिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कई जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारे साइटोकाइंस हैं ये इनहिबिट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को, और कई जगह ये भी बोला कि हेप्साइडिन ही इनहिबिट करता है एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को। इन सब की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर फटीग, वीकनेस, मलेज, वही जो सारे कंडीशंस हमने लोगों ने अनीमिया में पढ़े हैं कि वीकनेस होगी, फटीग होगा आरबीसी की कम होने की वजह से, मलेज, पैलर। पैलर का मतलब होता है कि हमारा जो रंग है वो उड़ जाना, हम बोलते हैं ना रंग उड़ गया, उसने सामने शेर को देख लिया और हमारा रंग उड़ गया, तो दैट इज़ पेलॉर। इट इज़ नॉट येलोइश इज जॉन्डिस कलर, पेलॉर इज रंग उड़ जाना एकदम से। और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? जो भी कॉज है, मतलब इटियोलॉजी जो भी थी, जैसे कि कोई इन्फेक्शन थी, ऑस्टियोमाइलिटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर कैंसर है, कोई भी चीज़ है उसकी वजह से जो भी ये हो रहा है, तो उन लोगों को हमने क्या करना है? उन लोगों को हमें ट्रीट करना है बेसिकली। और साथ में हम लोग अगर एक्सोजीनस एरिथ्रोपोइटिन दे दें, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ही ना और यहाँ पे, तो इसीलिए अगर हम एक्सोजीनसली एरिथ्रोपोइटिन को दे दें तो हम वो भी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली इन कैंसर।
अब इसमें जो है सेल्स का क्या होगा, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो कम है, राइट, क्योंकि हीम कम है। और हीम क्यों कम है, क्योंकि इसमें आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो आयरन कम, हीम कम, हीमोग्लोबिन कम, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले तो नॉर्मोसाइट्स ही होंगे, नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा कि इसमें माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाएगा। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि उसकी ज़्यादा वो होगी, डिविजन्स होंगी, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक अनीमिया, पूरा हमने डिस्कस किया था इसके बारे में लास्ट वीडियो में, राइट। तो अब कई बुक्स में हम लिखा होगा कि हाँ इसके अंदर नॉर्मोसिटिक अनीमिया है, कई में लिखा होगा कि माइक्रोसिटिक, बट ये है कि हाँ स्टार्टिंग में नॉर्मल होता है और इवेंचुअली जाते जाते माइक्रो, तो दोनों ही सही होंगे। और हेप्साइडिन जो है वो कौन है, क्योंकि ये जो है साइटोकाइंस हैं, ये क्या सिक्रीट करवाते हैं, ये सिक्रीट करवाते हैं हेप्साइडिन। क्यों हेप्साइडिन सिक्रीट होता है इतना ज़्यादा इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, बिकॉज दैट हेप्साइडिन इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। और ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो पैथोलॉजी शुरू की थी तब हमने पढ़े थे कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है ये साइटोकाइन सिक्रीट करवाते हैं। और इसका मकसद क्या है कि हम क्यों चाहते हैं कि आयरन जो है वो सीरम में कम हो जाए, वो अंदर मैक्रोफेजेस में या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में कैद होकर रह जाए। हम क्यों चाह रहे हैं कि आयरन बाहर ना आए सीरम के अंदर, क्योंकि हमें लगता है कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो क्या करता है, उसे आयरन की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए। इसीलिए हम लोग आयरन को छुपा के रख देते हैं ताकि ये लोग डिवाइड ना कर सके। सो ये रीज़न एक स्टेटेड होता है बुक्स के अंदर, बाकी एग्जैक्ट कॉज इट्स नॉट नोन। एक और बात है कि ये जो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया। वैसे हमने मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ अनीमिया कौन सा किया है, आयरन डेफिशिएंसी वाला, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया in hospitalized patients. Okay, so this was all about ACD, that is anemia of chronic disease. If you have any query regarding this topic, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.